नमस्कार, मैं पवन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं खबरें अब तक में, जहां हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे चौंकाने वाली और सबसे जरूरी खबरें। आज की हमारी खास रिपोर्ट में हम खोलेंगे पर्दा कुछ ऐसे राजनीतिक रहस्यों का जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। क्या सच में गरीबों के मसीहा के चेहरे के पीछे छुपी है कोई बड़ी साजिश? और क्या सत्ता की कीमत चुकानी पड़ती है जमीन और नौकरी के बदले? साथ ही सुनेंगे सियासत के बड़े मंच पर हुए नए विवाद की गूंज जो खड़ा कर रहा है एक बड़ा सवाल, घुसपैठिया कौन? और हां, आपके लिए एक बड़ा चुनावी वायदा जो हो रहा है चर्चा का विषय कि क्या बिहार के हर परिवार को सरकारी नौकरी दिलाना संभव है या बस एक सपना? तो चलिए बिना देरी किए खोलते हैं आज की खबरों का खजाना। लेकिन इससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार चुनाव से पहले लालू तेजस्वी को बड़ा झटका, आईआरसीटीसी घोटाले में परिवार के खिलाफ आरोप तय। बंधकों की रिहाई के बीच इजरायली संसद में ट्रंप का सम्मान, नेतन्याहू ने दिया शांति पुरस्कार। जनसुराज ने 65 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की, SC/ST पर खास फोकस। बिहार बीजेपी ने 101 सीटों पर उम्मीदवार तय किए, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में फैसला। ये सब पॉलिटिकल है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे, IRCTC स्कैम केस पर बोले तेजस्वी यादव। अखिलेश यादव ने सीएम योगी को बताया घुसपैठिया, बोले इन्हें वापस उत्तराखंड भेजा जाए। राहुल गांधी को लगा झटका, सीबीआई नहीं करेगी वोट चोरी के आरोपों की जांच, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। गाजा में युद्ध विराम से पाकिस्तान में कोहराम, TLP चीफ को पुलिस ने मारी गोली। सोना लगातार दूसरे दिन हुआ सस्ता, चांदी भी टूटी, 1,25,220 रुपए पहुंचा गोल्ड। चीन पर नए अमेरिकी टैरिफ का असर, भारतीय बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी फिसले। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं अपने पहले खास मुद्दे के बारे में, जमीन के बदले नौकरी और नौकरी के बदले सत्ता का खेल। रेलवे की पटरियों पर दौड़ती ट्रेनों से ज्यादा तेज दौड़ी लालू परिवार की डील की कहानी। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ सियासी साजिश है या वाकई सत्ता का शर्मनाक सौदा? जी हां, आज राजनीति के उस चेहरे की हम पोल खोल रहे हैं जो कभी गरीबों का मसीहा कहलाया करता था। लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव, तीनों अब अदालत के कटघरे में खड़े हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज IRCTC घोटाला और लैंड फॉर जॉब स्कीम में गंभीर आरोप तय किए हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या लालू यादव ने रेल मंत्रालय को पारिवारिक प्रॉपर्टी समझ लिया था? क्या नौकरी का मतलब आपका बायोडेटा नहीं, आपकी संपत्ति की रजिस्ट्री हो गया था? और क्या बिहार की राजनीति वाकई जमीन के बदले राजनीति का सौदा बन चुकी है? आखिर क्या है इन सवालों की असली कहानी और क्या लालू परिवार के राजनीति को इन आरोपों से कोई नुकसान होगा? आइए विस्तार से समझते हैं। देश की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आ गया है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव पर दो बड़े घोटाले मामले में आरोप तय कर दिए गए हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC घोटाला और लैंड फॉर जॉब केस में इन नेताओं के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। अब इस मामले में तीनों के खिलाफ केस चलेगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने साफ कर दिया है कि लालू यादव ने टेंडर प्रक्रिया की दखल देकर इसमें बड़े बदलाव कराए थे। इसके साथ ही राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत कुल 14 आरोपियों पर धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, साजिश, पद का दुरुपयोग और टेंडर प्रक्रिया में छेड़छाड़ के आरोप तय किए गए हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि जमीन का हक राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को देने की साजिश थी और यह सब लालू यादव की जानकारी में तय हुआ था। हालांकि लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव ने अदालत में अपना अपराध स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया है और मुकदमे का सामना करने की बात कही है। आपको बता दें, इससे पहले लालू व्हील चेयर पर कोर्ट पहुंचे, राबड़ी और तेजस्वी यादव भी उनके साथ थी। वहीं इस मामले में कोर्ट में आज फैसला टल गया। कोर्ट अब 10 नवंबर को फैसला सुनाएगा।
अगर तीनों के खिलाफ आरोप साबित हुए तो उन्हें 1 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। आइए आप अब ये भी जान लीजिए कि आखिर ये IRCTC घोटाला है क्या। आपको बता दें, ये मामला लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए IRCTC के 2 होटलों के रखरखाव के टेंडर में अनियमितताओं से जुड़ा है। आरोप है कि टेंडर एक फर्म को अनियमित तरीके से दे दिया गया। इस केस में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और IPC की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए गए। इस मामले में जांच एजेंसी का आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच लालू यादव के समय बिहार के कई लोगों ने सरकारी नौकरी पाने के एवज में अपनी जमीन लालू परिवार के नाम ट्रांसफर की। जांच में पाया गया कि जमीन ट्रांसफर के बाद संबंधित व्यक्ति के परिवार के कई सदस्यों को रेलवे में ग्रुप D पद पर नौकरी मिली। इसमें कई जमीनों को बहुत कम दामों पर लालू परिवार के सदस्यों को बेच दिया गया, जो बाजार मूल्य से कई गुना कम था। इस दौरान जो 7 बड़ी डीलें हुई, उसमें कृष्णदेव राय ने मात्र 3,75,000 में राबड़ी देवी को अपनी जमीन बेची और परिवार के 3 सदस्यों को रेलवे में नौकरी मिली। संजय राय ने भी इतनी ही कीमत पर जमीन बेची और परिवार के 2 सदस्यों को रेलवे में नौकरी मिली। किरण देवी ने बड़ी जमीन मात्र 3,70,000 रुपए में लालू की बेटी मीशा भारती को बेची, फिर बेटे को रेलवे में नौकरी मिल गई। हजारी राय ने जमीन 10,83,000 रुपए में दिल्ली की एक कंपनी को बेची और उसके भतीजों को रेलवे में नौकरी मिली। लाल बाबू राय ने 13 लाख में जमीन बेची और बेटे को नौकरी मिली। ब्रजनंदन राय ने जमीन 4,21,000 रुपए में बेची, जो बाद में लालू परिवार की बेटी को गिफ्ट दी गई। कृष्णदेव राय ने जमीन देकर परिवार के सदस्यों को नौकरी दिलवाई, फिर जमीन लालू परिवार को ट्रांसफर कर दी गई। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या ये सिर्फ लालू परिवार की व्यक्तिगत राजनीति का मामला था या देश के करोड़ों लोगों के भरोसे पर बड़ा प्रहार? क्या बिहार की जनता को भ्रष्टाचार की ऐसी घटनाओं से उम्मीद टूट जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या लालू परिवार की राजनीतिक चमक अब फीकी पड़ने वाली है? आपको बता दें, बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणाओं के बीच यह घटना महागठबंधन की राजनीति को प्रभावित कर सकती है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर पहले ही खींचतान चल रही है। ऐसे में समय में लालू परिवार के नेताओं का ये आरोप और कोर्ट के फैसले महागठबंधन के लिए चुनौती बन सकते हैं। ये तो वक्त ही बताएगा कि इन आरोपों के चलते बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी, लेकिन इतना साफ है कि देश की राजनीति में लालू यादव और उनके परिवार के ये मामले चर्चा और विवाद का नया अध्याय जोड़ सकते हैं। आपकी क्या राय है? क्या लालू परिवार इस चुनौती से उभर पाएगा या फिर ये उनके राजनीतिक सफर का अंत होगा? खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुक कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। घुसपैठिए बाहर जाएं। अब तक ये नारा बॉर्डर पार से आने वाले लोगों के लिए लगता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी इसकी गूंज सुनाई देने लगी है और इस बार निशाने पर कोई विदेशी नहीं बल्कि सूबे का ही मुख्यमंत्री। जी हां, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने CM योगी आदित्यनाथ को घुसपैठिया कह दिया है। अखिलेश यादव ने योगी को उत्तराखंड से आया घुसपैठिया करार दिया है और कहा है कि उन्हें वापस भेज देना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या मुख्यमंत्री के जन्म स्थान पर सवाल उठाना राजनीति का नया स्तर है या स्तरहीनता का नया परिचय? आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि ये पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ। दरअसल इस पूरे सियासी बवाल की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान से हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल घुसपैठियों को वोट बैंक मानते हैं। गुजरात और राजस्थान की सीमाओं पर घुसपैठ क्यों नहीं होती? सुनिए। तो वहां से जो घुसपैठ होती है उसको प्रश्रय कौन देता है? वहां की राज्य सरकारें देती है। प्रश्रय क्यों देते, आश्रय क्यों देते हैं? क्योंकि कुछ पार्टियों ने उसमें वोट बैंक देखना शुरू कर दिया है, इसलिए वहां आश्रय मिलता है। इसी बयान का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर लखनऊ में कहा कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी घुसपैठिए हैं। मुख्यमंत्री उत्तराखंड से, हम चाहते हैं कि उन्हें भी वहीं भेज दिया जाए। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। ये भारतीय जनता पार्टी के पास सब फर्जी आंकड़े हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े मानोगे तो डूब जाओगे आप।
जो लोग पलायन के आंकड़े दे रहे हैं, हमारे यहाँ भी घुसपैठी हैं यूपी में। मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के हैं। हम तो चाहते हैं इन्हें उत्तराखंड भेज दिया जाए। केवल यही घुसपैठी नहीं है, विचारधारा से भी घुसपैठी है। ये बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, दूसरे के सदस्य थे। आप बताओ किस पार्टी के सदस्य थे वो? तो बताओ भारतीय जनता पार्टी में घुसपैठी हुए कि नहीं हुए? तो इन घुसपैठियों को कब हटाओगे? वहीं अखिलेश के इस बयान के बाद योगी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा, यह बयान अखिलेश यादव के मानसिक दिवालियापन का सबूत है। योगी जी जब गोरखपुर आए थे तब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक ही राज्य थे। उनकी तुलना रोगियों से करना शर्मनाक है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी कहा कि इस बयान का जवाब बहुत जल्द दिया जाएगा। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ मूल रूप से उत्तराखंड से हैं, लेकिन पिछले 25 साल से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सांसद रहे हैं और अब दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने शुरुआत में हिंदू युवा वाहिनी और फिर गोरखनाथ मठ से राजनीतिक सफर शुरू किया था। वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भले ही देर से बनी, लेकिन गठबंधन में ही काम करते रहे। ऐसे में अखिलेश यादव का उन्हें घुसपैठिया कहना अब सियासी तूफान बन चुका है। जाहिर है अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को घुसपैठिया कहकर सियासत को नई बहस दे दी है, लेकिन ये बहस व्यक्तित्व पर है या प्रदर्शन पर? क्या हम राजनेताओं की जन्मस्थली के आधार पर उनकी योग्यता तय करेंगे? सवाल ये भी है कि जिन मुद्दों पर चुनाव लड़े जाने चाहिए, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, वो कहीं बयानबाजी के शोर में दब के रह जाते हैं। राजनीति में विरोध जरूरी है, लेकिन मर्यादा इससे भी ज्यादा जरूरी है। 2025 के चुनाव में जनता को अब वायदों के साथ शब्दों की भी समीक्षा करनी होगी। फैसला अब जनता के विवेक पर है कि घुसपैठ कौन कर रहा है, मुद्दों से या मर्यादा से। इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करते हैं अगले मुद्दे की तरफ। चुनाव आया नहीं कि नेता वायदों की रेलगाड़ी लेकर निकल पड़े, लेकिन इस बार तो जनाब सीधी नौकरी एक्सप्रेस चला दी गई, वो भी हर घर तक। जी हां, आज हम बात करेंगे उस चुनावी वायदे की जिसने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। तेजस्वी यादव का ऐलान, हर परिवार को एक सरकारी नौकरी, हर परिवार को नौकरी। जी हां, ना सिर्फ बेरोजगार युवाओं को बल्कि पूरे परिवार को सरकारी नौकरी देने का वायदा। अब जरा सोचिए, जहां बीपीएससी साल में 1 लाख भर्तियां पूरी नहीं कर पाता, वहां तेजस्वी यादव कहते हैं कि 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को नौकरी देंगे, वो भी सिर्फ 20 महीने में। ऐसे में सवाल है कि क्या ये चुनावी मास्टर स्ट्रोक है या फिर जनता से मजाक? तो आइए जानते हैं आंकड़ों की जुबानी कि ये वायदा कितना वाजिब है और कितना जुमलेबाजी। बिहार चुनावी मोड़ में है और वायदों की बारिश शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बार सिर्फ बारिश नहीं, सुनामी आई है वायदों की। तेजस्वी यादव ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे सुनकर विरोधियों के होश उड़ गए हैं और अर्थशास्त्री अपना माथा पकड़कर बैठ गए हैं। तेजस्वी ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो बिहार के हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। जी हां, हर परिवार को एक सरकारी नौकरी। तेजस्वी ने कहा, एनडीए ने 20 सालों में नौकरी नहीं दी, हम 20 दिनों में कानून लाएंगे और 20 महीने में इसे लागू कर देंगे। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बस बहुत हुआ, अब बिहार बदनाम नहीं होगा, बल्कि देश दुनिया में बदलाव का वाहक बनेगा। सामाजिक न्याय के बाद बिहार अब आर्थिक न्याय का गवाह बनेगा। बिहार में अब नौकरी का नव जागरण होगा। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। सरकार बनते ही इन्होंने 20 साल तक कोई नौकरी नहीं दी, कोई रोजगार नहीं दी, लेकिन सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा
जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। यानी सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। देखा जाए तो तेजस्वी यादव का ये वायदा जितना लुभावना है उतना ही विवादास्पद और सवालों के घेरे में भी है। विरोधियों ने इसे अर्थशास्त्र के खिलाफ और जनता को भ्रमित करने वाला करार दिया है। ऐसे में तेजस्वी यादव का ये वायदा समझने के लिए बिहार की वर्तमान सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर हमें नजर डालनी चाहिए और समझना होगा कि वाकई में ये संभव है। आइए अब बात करते हैं तथ्यों की। बिहार की जनसंख्या करीब 13 करोड़ 10 लाख है और परिवार की संख्या करीब 2 करोड़ 76 लाख है। सरकारी नौकरी करने वालों की संख्या लगभग 20 लाख, यानी कि 1.57% आबादी सरकारी नौकरी में है। तेजस्वी के वादे के मुताबिक उन्हें 2.25 करोड़ नई नौकरियां देनी होंगी। अब जरा इस पर गौर कीजिए। अगर हर नौकरी का औसतन वेतन 25,000 रुपए प्रतिमाह माना जाए तो सालाना खर्च बनता है करीब 7.52 लाख करोड़ और बिहार का पूरा बजट है सिर्फ 2.5 लाख करोड़। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि तेजस्वी यादव का ये वादा वित्तीय रूप से संभव नहीं है, यानी कि तेजस्वी का वादा बजट से 3 गुना बड़ा और बिहार की जीडीपी का करीब 70% खर्च करने वाला है। इतना तो किसी देश का रक्षा बजट नहीं होता। इतना ही नहीं, फिलहाल बिहार में सालाना सरकारी भर्तियां 50,000 से 1 लाख के बीच होती हैं और तेजस्वी चाहते हैं कि 2 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां सिर्फ 20 महीने में। भर्ती प्रक्रिया, परीक्षा, इंटरव्यू, सत्यापन, ये सब मिलाकर एक नियुक्ति में सालों लग जाते हैं। बीपीएससी जैसी एजेंसियां पहले से ही बैकलॉग में हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये प्रशासनिक क्षमता की बात है या पब्लिक को मूर्ख समझने की गलती। वहीं नीतीश कुमार सरकार का दावा है कि 2020 से अब तक 12 लाख युवाओं को नौकरी दी गई है, जो संविदा और विभिन्न योजनाओं के तहत है। इसके मुकाबले तेजस्वी यादव का वायदा 150 गुना अधिक बड़ा है। आपको बता दें, इस तरह के वायदे पहले भी किए जा चुके हैं, लेकिन उनकी हकीकत सामने आ चुकी है। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने न्यूनतम आय योजना के तहत हर गरीब परिवार को 12,000 रुपए महीना देने का वायदा किया था। अनुमान था कि इससे 7.77 लाख करोड़ का वार्षिक खर्च आएगा, जो देश की जीडीपी का 4.4% होता। लेकिन यह वायदा जनता को रास नहीं आया और चुनाव में कांग्रेस को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। वहीं तेजस्वी के इस वायदे पर विपक्ष के नेताओं ने तीखे तंज कसे हैं। जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने कहा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में 2 करोड़ नौकरी नहीं दे पाए तो तेजस्वी बिहार में 2 करोड़ 25 लाख नौकरी कैसे देंगे। ये सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश है। जाहिर है, वायदे वो आईने की तरह होते हैं, दिखते कुछ और हैं और असलियत में कुछ और। तेजस्वी यादव का हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का वायदा सुनने में जितना शानदार है, आंकड़ों में और आर्थिक हकीकत के आईने में उतना ही धुंधला नजर आता है। कहना आसान है कि 20 दिन में कानून, 20 महीने में करोड़ों नौकरी, लेकिन क्या बजट, प्रशासन और व्यवस्था भी तेजस्वी की टाइमलाइन पर तैयार है? आज के दौर में चुनावी वायदे सिर्फ लुभावने का जरिया बन चुके हैं, लेकिन क्या जनता सिर्फ अपना फायदा देखना चाहती है, सपने देखना चाहती है, या सपनों की हकीकत को भी जांचना चाहती है? 2025 का ये चुनाव सिर्फ विकास बनाम पिछड़ापन नहीं, ये लड़ाई है उम्मीदों और हकीकत के बीच, वायदों और व्यवस्था के बीच। अब फैसला बिहार की जनता के हाथ में है कि क्या वो वायदों को वोट देगी या विवेक को। खैर, जाते जाते आपको एक और खास मुद्दे से रूबरू कराते हैं। आज मध्य पूर्व से एक बहुत बड़ी और उम्मीद जगाने वाली खबर सामने आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल पहुंच गए हैं, जहां इजराइल और हमास ने बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 7 अक्टूबर से चल रहे इस भयानक संघर्ष के बीच ये बड़ा कदम माना जा रहा है, जो शांति की तरफ एक उम्मीद की किरण लेकर आया है।
आज 20 बंधकों को रिहा किया जाएगा, जबकि 28 मृतकों के शव भी वापस मिलेंगे। इसके बदले इजराइल 250 फिलिस्तीन कैदियों को छोड़ने वाला है। इस समझौते के पीछे अमेरिका, मिस्र, कतर और तुर्की की अहम भूमिका है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में इजरायली संसद का दौरा किया, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा से मुलाकात की। ट्रंप ने कहा कि गाजा में युद्ध खत्म हो गया है और उम्मीद है कि स्थिति जल्द ही सामान्य हो पाएगी। बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम मध्य पूर्व के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। हालांकि स्थायी शांति तक का रास्ता अभी लंबा और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन ये पहल दोनों पक्षों के बीच संवाद और सहयोग का एक सकारात्मक संकेत है। आगामी शांति सम्मेलन में कई वैश्विक नेताओं की भागीदारी इस दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आज की इस बड़ी खबर से एक बार फिर यह साबित होता है कि कूटनीति और बातचीत के रास्ते से ही शांति संभव है। राष्ट्रपति ट्रंप के इस दौरे और शांति शिखर सम्मेलन से उम्मीद है कि इस संकट का स्थायी हल जरूर निकलेगा। आपको बता दें, मिस्र में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में 20 से अधिक देशों के नेता हिस्सा ले रहे हैं। इसमें भारत भी शामिल है। हमें आशा है कि जल्द ही इस क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित होगी और आम लोगों का जीवन फिर से सामान्य होगा। तो ये तो थी आज की खबरें। अब तक की कुछ खास पेशकश, राजनीति के पर्दे के पीछे की कहानियां, चुनावी वायदों की हकीकत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की उम्मीद की झलक। याद रखिए, हर खबर के पीछे होती है एक सच्चाई और हर सच्चाई के पीछे होती है आपकी जागरूकता। हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नए खुलासों के साथ और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।